पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 39 IAS इस सरकार ने नियुक्त किया, डायरेक्ट IAS करा दिया इसी सरकार ने। इसी को कहते हैं संविधान को फेल करना, और इसी को कहते हैं संविधान को खत्म करना। डायरेक्ट IAS बना दिया, मतलब कमिश्नर लेवल का अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिव बना दिया। 39 IAS उत्तर प्रदेश में बनाए गए, और वो IAS बने कौन लोग? अंबानी के कंपनी के मैनेजर बने, अडानी के कंपनी के मैनेजर बने, जो उनके कर्मचारी थे अब वो IAS बन गए, और उत्तर प्रदेश में 39 विभागों के मालिक बन गए। संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा साथियों। जब हम सड़कों पे संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे तो सरकार भी झुक जाएगी, सरकार भी हमारे खिलाफ नहीं जा पाएगी। ये तरीका हमें अपनाना पड़ेगा, हमें आंदोलन का रास्ता हमें पकड़ना पड़ेगा, और बिना कुछ किए नहीं होता है। हम सोचे कि हमारे हिस्से की लड़ाई कोई नेता लड़ेगा, हम लोगों की बड़ी कमजोरी है, समस्या सबके ऊपर है, तो लड़ना भी सबको पड़ेगा। ये आंदोलन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, ये सर्वर कुमार निराला का अकेला काम नहीं है, जितने लोग इधर बैठे इनका अकेला काम नहीं है, या कोई नौजवान हमारा नेतृत्व कर रहा है उनका अकेला काम नहीं है। ये आंदोलन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। इस आंदोलन को सबको मिल करके लड़ना पड़ेगा, और जब हम लड़ेंगे तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा होगा साथियों। ये हमें माहौल बनाना पड़ेगा देश का। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोगों का सपना छीना जा रहा है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। और बात रही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माला पहनाने का, तो हम लोगों से ज्यादा माला हमारे विरोधी पहनाते हैं। अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 14 अप्रैल को जयंती था, तो आप देखे होंगे टेलीविजन पर प्रधानमंत्री भी पहनाए होंगे, आप देखे होंगे टेलीविजन पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति भी पहनाए होंगे। माला तो वो खूब पहना रहे हैं। और हम लोग आरक्षण की जो बात करते हैं तो वो भी तो बहुत सारे करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जीते जी कोई आरक्षण पे आंच नहीं आएगा, हमारे जीते जी आरक्षण पे आंच नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने वो रास्ता कर दिया था, ठीक है आरक्षण मांगो, हम भी कह रहे हैं कि हमारे जीते जी आरक्षण पे आंच नहीं आएगा, लेकिन आरक्षण में जहां मिलेगा उसको हम बेच देंगे। मतलब रेलवे विभाग बेचा जा रहा है ना, दूरसंचार विभाग बेचा जा रहा है ना, हम आरक्षण कहाँ मांगते हैं? सरकारी विभाग में मांगते हैं ना। अंबानी की कंपनी में तो मांगते नहीं है, टाटा बिरला अंबानी की कंपनी में मांगते नहीं है। हम लोग जब कहते हैं साथियों के बीच में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान खतरे में है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे निराला जी क्या बात कर रहे हैं, इतना आसान है संविधान खत्म करना। तो संविधान खत्म करने का मतलब ये नहीं कि संविधान के पन्ने फाड़े जाएंगे, संविधान का पन्ना नहीं फाड़े जाएगा। बहुत सारे हमारे नेता आजकल संविधानवा का किताबिया लेके घूमते हैं, तो संविधानवा का किताबिया अगर आप एक तो लेके घूमेंगे तो जो विरोधी है, जो संविधान को खत्म करना चाहता है, वो तो 100 को किताब लेके घूमेगा, वो घूम भी रहा। संविधान खत्म करने का मतलब संविधान का पन्ना नहीं फाड़ा जाएगा, लेकिन संविधान को फेल कर दिया जाएगा। ये सरकार कर रही है। आपको पता है IAS की परीक्षा होती है देश के अंदर, जो DM बनते हैं, जो कमिश्नर बनते हैं, वो IAS की परीक्षा पास करके बनते हैं। ये संविधान की व्यवस्था है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की व्यवस्था। पढ़ने वाला अगर प्रतिभाशाली नौजवान है तो झोपड़ी से निकल करके भी IAS बन जाता है, वो DM बन जाता है, कमिश्नर बन जाता है। लेकिन ये सरकार क्या कह रही है? ये सरकार क्या कह रही है? और सरकार कर क्या रही है? सरकार कह रही है कि IAS बनाने के लिए कोई परीक्षा की जरूरत नहीं, सरकार डायरेक्ट IAS कर रही है। अब मतलब आपका बेटा इलाहाबाद में जाकर तैयारी करता है, दिल्ली लखनऊ में जाकर के तैयारी करता है, आधी जिंदगी लगा देता IAS बनने के लिए। 39 IAS पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 39 IAS इस सरकार ने नियुक्त किया, डायरेक्ट IAS करा दिया इसी सरकार ने। इसी को कहते हैं संविधान को फेल करना, और इसी को कहते हैं संविधान को खत्म करना। डायरेक्ट IAS बना दिया, मतलब कमिश्नर लेवल का अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिव बना दिया। 39 IAS उत्तर प्रदेश में बनाए गए, और वो IAS बने कौन लोग? अंबानी के कंपनी के मैनेजर बने, अडानी के कंपनी के मैनेजर बने, जो उनके कर्मचारी थे अब वो IAS बन गए, और उत्तर प्रदेश में 39 विभागों के मालिक बन गए। अब 39 विभागों के मालिक जब अंबानी जी के कंपनी के लोग बन गए, तो वो जिन विभागों के वो मालिक बन गए, तो विभाग बेचेंगे नहीं, वो बेचेंगे, वो अपने मालिक को फोन करके कहेंगे कि मालिक हम तो एक विभाग के मुखिया हो ही गए,
अब बताइए इस विभाग का कीमत कितना लगाया जाए? जहां दलित और पिछड़े समाज के लोग आरक्षण मांगते हैं, 39 लोगों को बैठा दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का चाल चल दिया है। इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। हम नारा तो खूब लगाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। हमारे नौजवान भी बहुत जोश के साथ नारा लगाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। आप नारा लगाइए, और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास बताने से भी नहीं काम चलेगा। वर्तमान को भी समझना पड़ेगा कि वर्तमान में हमारे सामने समस्या क्या है। जिस समाज का वर्तमान नहीं ठीक होता है, उसका भविष्य ठीक हो ही नहीं सकता है। इसलिए साथियों, अगर इतिहास को जानते हो तो वर्तमान को भी समझिए, और जिस समाज का वर्तमान ठीक होगा, उसी समाज का भविष्य भी ठीक हो पाएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए इन बातों को हमको समझना होगा। अगर हम इन बातों को नहीं समझेंगे तो हम ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहेंगे, और हमसे ज्यादा बड़े पैमाने पर वो मनाएंगे, और टीवी पर लाइव टेलीकास्ट दिखा देंगे, और हम इसी में खुश हो जा रहे हैं। अरे वो भी तो माला चढ़ा रहे, वो सरकार वाले भी तो चढ़ा रहे। तो हमको ये भी तो पूछना पड़ेगा कि भाई, इतने नौजवान हमारे बेरोजगार है इस देश के अंदर, एमए बीएड करके, तमाम पढ़ाई लिखाई करके, पीएचडी करके घूम रहे, उनका क्या होगा? तो रोजगार की बात तो सरकार कर नहीं पा रही, और खाली पेट जब हम अभाव में रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत आपको ध्यान है, कोरोना काल में ये फिर मुहिम छेड़ा जाए। कोरोना काल में लाखों लोग रास्ते में, मजदूर आते हुए रास्ते में मर गए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। और गरीबों की मौत पर सरकार कुछ नहीं बोलती, लेकिन अमीर जब मरता है तो उनके दरवाजे पर सरकार का मंत्री चला जाता है और 50 लाख दे के आ जाता है। इसलिए आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम याद कर रहे हैं। साथियों, हमको अपने अधिकारों को समझना हो। बातें मैं बहुत नहीं करना चाहता हूं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को भी जानिए, अपने अधिकारों को लेना भी जानिए। समाज के अंदर चेतना भी पैदा करने की जरूरत है, और हम अपने अधिकारों को बचाना चाहते हैं तो हम अपने अधिकारों को लेने के लिए लड़ना भी सीखें, क्योंकि लड़ाई की जिम्मेदारी एक आदमी के कंधे पर नहीं है। ये लड़ाई की जिम्मेदारी सबके कंधे पर बराबर। हम अपने नेताओं के सिर्फ भरोसे रहेंगे तो लड़ाई नहीं बनेगी। साथियों, हमारे नेताओं का आजकल क्या है? जिनको हमने बहुत बड़ा नेता बना दिया, जिनको हमने बहुत आगे कर दिया, उनका क्या? वो तो जैसे ही कोई एक बात बोलते हैं तो सरकार सीबीआई का डंडा उनको दिखाती है। तो आजकल तो हमारे नेता एक झटके में कह देते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान कर तो हम बीजेपी के साथ चल जाएंगे। अब जो नेता इतना हमारा डरा हुआ, जो लोग इतने डरे हुए सीबीआई के डंडे से डरते हैं, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे? इस देश के अंदर बैकलॉग, जो दलित पिछड़ों का बैकलॉग नौजवान, हमारे लाखों नौजवान यहाँ पर बेरोजगार पड़े, कई लाख करोड़ों की संख्या में देश की सरकारी विभागों में बैकलॉग एससी एसटी ओबीसी की नौकरियां खाली है। ये नई नौकरी नहीं, हमारी वैकेंसी, लेकिन कोई सरकार भरने के लिए नहीं तैयार हो रही है। और जिनको हमने नेता बनाया वो हमारी बात उठाने के लिए नहीं तैयार है। इसलिए अगर नेता नहीं उठा पा रहे हैं तो जनता को तो उठाना है, समाज को उठाना है। हम सामूहिक रूप से ये आवाज उठा सकते हैं अगर हम अपनी लड़ाई को लेकर के, हम अपनी आवाज को लेकर के अगर सड़क पर उतर जाए। किसान आंदोलन इस देश के अंदर उदाहरण, किसान आंदोलन इस देश के अंदर उदाहरण। आज किसान सड़कों पर है, सरकार की नाकों में दम हो चुका है, सरकार समझ नहीं पा रही कि हम क्या करें। इसलिए सम्मानित साथियों, अगर अपने बच्चों के भविष्य को संवारना है, अगर अपने पीढ़ियों को बचाना है, तो निश्चित तौर पे हमें संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अगर हम लोग संघर्ष का रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे तो ये जो हमारे बच्चे हैं, जो आज तो कुछ नहीं समझ रहे हैं, ये जो बच्चे आज खेल रहे हैं, ये आज आपसे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन यही बच्चे जब कल बड़े हो जाएंगे तो ये बच्चे हम लोगों से पूछेंगे, आप लोगों से पूछेंगे। और ये बच्चे अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार अगर छीन गया तो ये बच्चे हम लोगों से सवाल करेंगे, और यही बच्चे हम लोगों को कहेंगे कि हमारा बाबा तो बहुत अच्छा था, मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। यही बच्चे ये कहेंगे कि हमारा साहब भी बहुत अच्छा था, मतलब माननीय कांशीराम साहब। लेकिन हमारा भैया कैसा था, हमारा चाचा कैसा था, हमारा दादा कैसा था, कि जितना हमारा बाबा साहब दे के गए थे वो हमारा भैया बचा भी नहीं पाया।
जितना हमारा बाबा साहब दे के गए थे, हमारे साहब दे करके गए थे, वो हमारा चाचा, वो हमारा दादा बचा भी नहीं पाया। ये बच्चे हमको और आपको धिक्कारेंगे साथियों, ये बच्चे धिक्कारे ना, हमारी पीढ़ियां धिक्कारे ना। इसलिए हम सब लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा साथियों। हमें इस सवाल से बचना होगा, नहीं तो हमारी पीढ़ियां उनको गाली देंगी। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इसलिए गुणगान कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर इतना कुछ न किए होते तो हम लोग इतनी बात न करते, इतनी रात में यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हम लोग बाबा साहब को याद नहीं करते, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे जीवन को संवारा है। हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने जितना कुछ दिया है, अगर हम उसको बचा नहीं पाए तो हमारी आने वाली नस्लें हमको गाली देंगी साथियों, हमको धिक्कारेंगी। इसलिए धिक्कारे ना, इसलिए अपनी लड़ाई की, इस लड़ाई की जिम्मेदारी सब लोग मिल करके बराबर बराबर अपने कंधों पर लीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, विशेष करके जो इस गांव के जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो युवाओं की टीम है, हम फिर आएंगे, फिर दोबारा भी आपसे बात करेंगे साथियों। इस पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, अपने माताओं बहनों को बधाई देता हूं, बड़े बुजुर्गों को बधाई देता हूं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका स्वागत, अभिनंदन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।